पाल पोस बड़ा किया, कष्ट दिया न कोई। अपनी तो संतान की चिंता हर माँ बाप को होए। यही जीवन का सार है, यही पालनहार है। इनके दिखाए रास्ते पर जो चले, उसका बेड़ा पार है। जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है विदेश जाने का सपना। पार्वती, अरे ओ पार्वती, अरे कहाँ मर गई? धरती खा गई या आसमान तुझे? जब देखो ये बुढ़िया मेरा दिमाग खराब करके रख देती है। कामचोर कहीं की, इसका रोज का यही है, यूं काम से जी चुराकर गायब हो जाना। आज आने दो इस बुढ़िया को। मैंने भी इसे ठीक ना किया तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। इसका सारा गायब होना आज निकालूंगी। पार्वती देवी जी की बहू अपने घर में इधर से उधर अपनी सांस को ढूंढते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। 5 मिनट बाद ही पार्वती जी घर में दाखिल हुए तो बहू हाथ में पानी की बोतल लिए हुए खड़ी थी। तो वही अपनी सास के सर में देकर मारी तो उनकी चीख निकल पड़ी और वे जमीन पर नीचे गिर पड़ी। उनके सर में सूजन का गोला पड़ गया था। कहाँ मर जाती है यूं बिना बताए रोज रोज? किससे मिलने जाती है इस उम्र में? शर्म नहीं आती तुझे? मेरा जीना हराम करके रख दिया है तूने। जब भी कुछ काम करना होता है तो तू गायब हो जाती है, फिर मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। आज के बाद अगर बाहर गई तो आज तो बोतल से मारा है, कल तो तेरी टांगे ही तोड़ दूंगी। घूर मत इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे। अंजलि ने सारी हदें पार कर अपनी सास के सर में बोतल मारकर वहां जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। वो तो शुक्र है बोतल प्लास्टिक की थी, अगर स्टील की होती तो उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लेकिन पानी से भरी हुई बोतल भी किसी चीज से कम नहीं होती। अगर अचानक से सर में मारो तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं। और पार्वती जी तो वैसे भी बूढ़ी औरत थी। उनके सर में अचानक बोतल लगने से चक्कर आ गए और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर इस पीड़ा के साथ वे वहीं पड़ी रहीं। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनका जुल्म भी कुछ नहीं था। वह घर का सारा काम निपटाने के बाद ही बाहर गई थी। लेकिन उनकी बहू अंजलि बहुत ही खराब प्रवृत्ति की महिला थी। सास पर तो ऐसे हाथ उठाती थी जैसे वे किसी बच्चे को ऊपर उठा रही हो। ए बुढ़िया, अब वहीं पड़े रहने का बहाना मिल गया तुझे? अब खड़ी भी हो जा। अब क्या तुझे उठाने के लिए 4 लोग कंधा देने आएंगे? चल उठ वहां से। घर के इतने सारे काम पड़े हैं, आकर जल्दी से निपटा। पार्वती जी वहां से धीरे धीरे दीवार के सहारे उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। और बहू मोबाइल में अपनी पसंदीदा शॉर्ट्स देखने में व्यस्त हो गई। पार्वती देवी जी के 2 बेटे हैं और 2 बहुएं। बड़ा बेटा प्रवीण, छोटा बेटा अंकुर। प्रवीण की पत्नी पिंकी और अंकुर की पत्नी अंजलि। प्रवीण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता है, जहां उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है। जबकि छोटा बेटा अंकुर कस्बे में अपनी मां और पत्नी के साथ ही रहता है, जो पास के शहर में बैंक में कार्यरत है। पार्वती जी मोटी तगड़ी जाटनी बहुत बुद्धिमान शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन जब से बहू आई है उसने सता सता कर उनको बहुत ही हल्का कर दिया है। उनकी सेहत पर अब बहुत बड़ा असर पड़ चुका था। जब सोमनाथ जी से शादी होकर इस घर में आई थी तो देखने वालों के होश उड़ गए थे। अपने माँ बाप की ये 2 बहनें थीं। दोनों बहनों में 2 साल का फर्क है। पार्वती जी छोटी और ममता जी बड़ी हैं। दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में इसलिए कर दी गई थी क्योंकि इनके पिता को अनेक बीमारियों ने घेर लिया था, जिससे यही निर्णय लिया गया था कि दोनों बहनों की शादी एक ही साथ कर दी जाए। दोनों के लिए संयोग्य वर भी मिल गए थे, तो उनके पिता ने अपने जीवित रहते हुए ही एक ही मंडप में दोनों के फेरे संपन्न करवा दिए। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी मां परलोक सिधार गई। पार्वती जी का बचपन से ही एक सपना रहा है। वह सपना पेरिस एफिल टावर देखने का है। पिता भी एक किसान थे, तो उनकी हैसियत भी अपनी बेटी को एफिल टावर दिखाने की नहीं थी।
अपने कमरे को भी एफिल टावर की तस्वीरों से उन्होंने सजाया हुआ था। तो उनकी बड़ी बहन उन्हें रोकते हुए हमेशा कहती थी, ये पागलपन छोड़ दे पार्वती, ऐसे सपनों में क्यों जीती है जो संभव ही ना हो सके। छोड़ दे मेरी बहन, सपने वही देखने चाहिए जो संभव हो सके, ताकि हम उन्हें पूरा करने के लिए जटिल से जटिल प्रयास कर सकें। पार्वती जी ने अपनी धुन में गुनगुनाते हुए अपनी बहन को जवाब दिया। तो उनकी बहन चुप हो गई। पार्वती जी के सर पर एफिल टावर का भूत सवार था, जिससे वे थोड़ी बहुत रकम जो पिताजी से मिलती थी उसे जोड़ने में लग गई थी। इसके साथ साथ वे अपनी माँ से मंगोड़ी और पापड़ भी बनाना सीख रही थी। इसी दौरान उनकी शादी हो गई। तो उन्होंने सोचा, अब तो शादी हो रही है तो मेरे पति ही मुझे एफिल टावर दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर भी फूटी किस्मत। पति का व्यवसाय भी सिर्फ करने खाने तक ही सीमित था। लेकिन सोमनाथ जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और पार्वती जी से बहुत प्रेम करते थे। उनके खाने पहनने में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। लेकिन पार्वती जी का एफिल टावर का वह सपना उन्हें चैन से नहीं रहने देता था। वह मंगोड़ी और पापड़ बनाने में माहिर हो गई थी। उनके हाथ के बने हुए मंगोड़ी और पापड़ लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। उससे जो कमाई होती थी उसे वे थोड़ा घर में खर्च करती और थोड़ा जमा करके रखती। किंतु उनका यह काम बच्चे होने पर छूट गया था। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, फिर से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करने लगी थी। इसी दौरान एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से सोमनाथ जी चल बसे, जिससे पार्वती जी के कंधों पर और भी अधिक जिम्मेदारियां आ गई थी। पति के अचानक देहांत ने पार्वती जी को पूरी तरह से तोड़ डाला था। वह घबरा गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें और कैसे करें। बच्चे भी अभी बहुत छोटे थे, किंतु उन्होंने खुद को संभाला और अपने दोनों बच्चों की खातिर जीवन में आगे बढ़ी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए खूब मेहनत की और सोचने लगी कि मेरा सपना मेरे बच्चे ही पूरा करेंगे। मेरे बच्चे जरूर मुझे पेरिस ले जाएंगे। इसी सोच के साथ वे पूरी लगन से मेहनत करती रहीं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करवाई, जिससे उन्हें नौकरी के अच्छे ऑफर प्राप्त हुए। लेकिन माँ का ये सपना सपना ही बनकर रह गया कि मेरे बेटे मेरे सपने को पूरा करेंगे। जैसे ही बेटों की नौकरी लगी तो बेटे बहुत अधिक व्यस्त रहने लगे। प्रवीण भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर शहर में बस गया, जो कभी कभी माँ से मिलने के लिए आया करता था। और अंकुर ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिसकी पत्नी अंजलि सास के साथ एक ही घर में रहती थी। किंतु अंजलि पार्वती जी को चैन से सांस तक नहीं लेने देती थी। खुद पूरा दिन टीवी में व्यस्त रहती थी और सास से पूरे घर का काम करा लेती थी। लेकिन पार्वती जी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वे घर का काम भी करती और अपनी मंगोड़ी पापड़ का काम भी संभालती थी। किंतु यह मंगोड़ी पापड़ का काम अंजलि को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। जब भी सास अपनी मंगोड़ी पापड़ का काम करने बैठ जाती, तभी अंजलि घर में बवंडर खड़ा कर देती थी और अपने पति से शिकायत करती, देखिए जी, आपकी मम्मी पूरे घर में ये क्या गंदगी मचा कर रख देती हैं। किस चीज की कमी रखी है इन्हें हमने। सब कुछ अच्छा खासा पूरा तो होता है, तब भी इन्हीं के ये काम करने की जरूरत पड़ रही है। तो अंकुर भी अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को धमकाता हुआ कहता है, माँ, क्या जरूरत है आपको ये सारे काम करने की? क्या आपकी जरूरतें हम पूरी नहीं करते? कल से घर में ये सब कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर मुझे दिखाई पड़ा तो तुम्हें सब कुछ उठाकर सड़क पर बाहर फेंक दूंगा। बेटी की डांट से पार्वती जी परेशान हो गई और अंजलि बड़ी ही खुश हो गई अपनी सास का काम छुटाकर। कुछ दिन पार्वती जी ने काम नहीं किया तो 2 पैसे की भी मोहताज हो गई, क्योंकि बस घर में तो 2 रोटी खाने को ही मिलती थी और 2 रोटी के अलावा
इंसान के और भी खर्च होते हैं। बुढ़ापे में तो दवाइयों के खर्च और भी बढ़ जाते हैं। और एक ही तो पार्वती जी का सपना रहा है बचपन से, जिसे जीते जी अब वे बुढ़ापे में आ चुकी थी, लेकिन उनका सपना पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। कभी कोई अड़चन तो कभी कोई अड़चन आड़े आ जाती थी। अब पार्वती जी परेशान हो उठी थी। वे अब करे तो क्या करे। उनकी बड़ी बहन ममता जी की शादी भी पास के ही देहात में हुई थी, किंतु कस्बे में पार्वती जी के घर की थोड़ी ही दूरी पर सही दामों में एक प्लॉट बिक रहा था, तो उन्होंने देहात का बेचकर वो खरीद लिया और अपना घर बना लिया। उनके भी दो बेटे हैं, एक बेटी थी। बेटी के और बड़े बेटे की शादी उन्होंने कर दी थी, किंतु छोटा बेटा अजय शादी नहीं करना चाहता था। अजय अपनी मासी यानी पार्वती जी से बहुत प्रेम करता था और उनका पूरा साथ देता था। उसने ही अपनी मासी का बैंक में खाता भी खुलवाया था। खुद का बेटा बैंक में नियुक्त होते हुए भी उन्हें भांजे का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि अंकुर को अपनी माँ का काम करना पसंद नहीं था। बैंक में खाता खुलवाने की तो दूर की बात है। इसीलिए पार्वती जी ने अपने बेटे बहू की चोरी से दूसरी बैंक में भांजे के साथ जाकर खाता खुलवा लिया था, जिसमें वे अपने काम की रकम जमा करती रहती थी। लेकिन बेटा और बहू ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर डाला था। फिर उन्होंने अपने भांजे से इस बारे में बात की, तो उसने घर घर जाकर मंगोड़ी पापड़ के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, जिससे पार्वती जी अपने घर का सारा काम करती और जो टाइम बचता उसमें घर घर जाकर पापड़, चिप्स और मंगोड़ी बना दिया करती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, किंतु आज अंजलि ने अपनी सारी हदें पार कर सास पर ऐसा अत्याचार किया कि वे पूरी तरह से टूट गई थी। अंजलि ने उन्हें बाहर ना जाने का फरमान सुना डाला। रात में पति को अंजलि ने सब कुछ बता दिया कि मम्मी जी रोज बाहर जाती हैं और घंटों तक गायब रहती हैं। जब अंकुर ने मम्मी को गुस्से से बड़बड़ाकर पूछा कि आप कहाँ जाती हो, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैं इस काम से बाहर जाती हूँ। तो अंकुर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अंजलि ने अपने पति को शांत किया और वह शांत भी हो गया। अंजलि ने अंकुर को कहा कि अगर माँ काम करने बाहर जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। तुम बोल रही हो यह बात जो माँ के काम से इतना चिढ़ती है। अंकुर ने भी सख्त होकर अंजलि को कहा, तो अंजलि बोली, अंकुर जरा ठंडे दिमाग से सोचो। आज के इस महंगाई के दौर में कितने सारे खर्च पूरे करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है, और आज हर चीज के दाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पापड़ और मंगोड़ी के दाम भी कहां से कहां पहुंच गए हैं। मम्मी को घर से बाहर जाने की आज्ञा इसी शर्त पे दो कि आधी रकम वो हमें दे। अंकुर अंजलि की बातों से ध्यान से सुन रहा था और सोच विचार करते हुए कहता है कि कह तो तुम ठीक ही रही हो, चलो फिर ऐसे ही करते हैं। वह अपनी माँ को इस शर्त पर बाहर जाने की आज्ञा दे देता है। पार्वती जी मन मसोस कर बेटे की बहू की बात को हाँ कर देती हैं। पार्वती जी मन ही मन सोचती हैं, अगर बात नहीं मानूंगी तो जो आधी रकम हाथ में आएगी वह भी नहीं आ पाएगी। इसी तरह वे फिर से घरों में जाकर अपना काम शुरू कर देती हैं, जिससे उनको जो रकम मिलती आधी अंजलि को देनी पड़ती थी। अंजलि अपनी सास के सपने और उनके बैंक खाते से अनजान थी। वो यही सोचा करती थी कि बुढ़िया दो पैसे कमाकर अपना खर्चा पूरा कर लेती है। एक दिन जब पार्वती जी अपने मंगोड़ी पापड़ के काम से बाहर गई हुई थी, तो अंजलि उनके कमरे में कुछ लेने के लिए गई। वहां उसकी नजर पलंग के नीचे रखे बक्से पर पड़ी, जिसमें जल्दबाजी में पार्वती जी ताला लगाना भूल गई थी। जैसे ही अंजलि की नजर उस पर पड़ी, वे चलते चलते रुक गई और नीचे फर्श पर बैठकर उस बक्से को खोलने लगी। ओहो, बुढ़िया का बक्सा! चलो आज देखते हैं बुढ़िया ने इसमें क्या खजाना छुपाया हुआ है। मेहनत तो बड़ी करती है बुढ़िया, पर फिर भी इसके पास होगा ही क्या।
वो बक्से को खोलते खोलते बोले जा रही थी। जब उसने बक्सा खोला तो मुंह उसका पिचका हुआ रह गया। ओहो, ये बुढ़िया ने इसमें क्या, ये कैटलॉग्स रखे हुए हैं। वो उन सभी कैटलॉग्स को उठाती है तो देखती है सभी कैटलॉग्स एफिल टावर के हैं। वो सोच में पड़ जाती है, आखिर ये एफिल टावर के कैटलॉग्स क्यों रखे हुए हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन कैटलॉग्स में से एक फाइल नीचे गिरती है। अंजलि उसे उठा लेती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है। उस फाइल में बैंक की पासबुक थी जिससे अंजलि और अंकुर अनजान थे। वो उसे खोलती है तो उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। जब वो रकम देखती है तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेती है। उस पासबुक में पूरे 4 लाख की रकम थी जो अंजलि के होश उड़ा रही थी। और उसके साथ एक लेटर भी था जिसमें पार्वती जी ने अपने सपने यानी पेरिस जाने के सपने के बारे में लिखा हुआ था। मैं पार्वती देवी, सादा जीवन जीने वाली एक साधारण सी औरत, जिसकी बचपन से ही हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है, पेरिस जाने की। मुझे पेरिस का एफिल टावर बहुत पसंद है। मेरा सपना है, मेरा जुनून है। ना जाने मुझ में ये जुनून कहाँ से आया। बस बचपन से ही मैंने इसके ख्वाब संजोए हैं। मेरी बहन कहती है कि तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा। माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मेरा सपना पूरा कर सके, तो मन को मार डाला। फिर सोचा पति मेरा सपना पूरा कर देंगे। मेरे पति का कारोबार हल्का होने के कारण मैंने अपना सपना मन दबाकर काम किया, लेकिन मेरा मन बार बार यही कहता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। मैंने जीवन भर मेहनत की अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे मेरे सपने को साकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मेरा नसीब कमजोर निकला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने सपने को साकार करके ही रहूंगी। इसमें भगवान मेरा साथ देंगे। मेहनत मैं जरूर करूंगी, साथ भगवान देगा तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा जी, यह बात है। अंजलि ने लेटर पढ़कर कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पेरिस जाएगी ये बुढ़िया। अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज सास के कमरे में पूरी तरह से गूंज रही थी। वे हाथ में लेटर लिए हंस हंसकर पागल हो रही थी। मैं भेजूंगी तुझे पेरिस। आज बुढ़िया जल्दी घर आ जा। आज तुझे एफिल टावर के ऊपर ही बिठाऊंगी। ये अपशब्द बोलते हुए हंसे जा रही थी। वे बैंक और पासबुक लेकर अपने कमरे में आ गई। जब पार्वती जी घर आकर अपने कमरे में गई तो उनके होश उड़ गए। अपना बक्सा खुला देख उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उन्होंने वहां अपने पासबुक और लेटर गायब देखा तो उनका रंग पीला पड़ गया। हे भगवान, आज कैसे खुला रह गया ये मुझसे। आपने माथे को पीटते हुए बोली। वह दौड़ती हुई अंजलि के कमरे में गई। बहू, मेरे बक्से से तूने सामान क्यों निकाला है? पार्वती जी ने घबराते हुए पूछा। तो अंजलि हंसने लगी और बोली, हाँ, तेरा सपना अब मेरी मुट्ठी में है। तेरे पेरिस जाने का सपना कभी पूरा होने नहीं दूंगी मैं। आ जाने दे तेरे बेटे को। पार्वती जी अंजलि के हाथ पैर जोड़ती हैं और बोलती हैं, बेटा, तू अंकुर को इस बारे में मत बताना। लेकिन अंजलि उनकी बातों को अनदेखी करके उनकी पासबुक ऊपर उछालते हुए कमरे में इधर से उधर घूमती रही। पार्वती जी हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे चलती रहीं, लेकिन अंजलि को जरा भी दया नहीं आई। इतने में अंकुर भी आ जाता है। वो कमरे में आता है और देखकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? अंजलि नाटक करते हुए बोलती है, आइए श्रीमान, आइए, देखिए अपनी माँ की करतूतें। कहते हुए पासबुक और लेटर अंकुर के हाथ में थमा देती है। अंकुर जब देखता है, पढ़ता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, वाह वाह, मेरी माता, मैं बैंक का कर्मचारी और मुझसे ही चोरी। मेरे बैंक में खाता ना खुलवाकर दूसरी बैंक में खाता खुला रखा है और 4 लाख की रकम भी जमा करके रखी हुई है। और यह क्या ड्रामा है, बुढ़ापे में इतना बचपना दिखा रही हो। यह पेरिस वेरिस
क्या लगा रखा है आपने? हम तो कभी दूसरे शहर तक नहीं गए और तुम पेरिस जाने के सपने लिए को बैठी हो। अरे, अब जिंदगी ही कितनी बची है तुम्हारी? अरे, बुढ़ापे में राम नाम का जप करने की बजाय घूमने की पड़ी है। अभी भिजवाता हूँ तुझे पेरिस। अंकुर अपनी माँ को अपशब्द बोले जा रहा था। उसका साथ उसकी पत्नी भी हंस हंस कर दे रही थी। बैठे बेटे और बहू का ऐसा व्यवहार देख लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे हाथ जोड़े बेटा बहू के सामने गिड़गिड़ा रही थी, किंतु दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंकुर लेटर और पासबुक अपनी अलमारी में रखते हुए बोला कि कल मेरे साथ जाकर ये रकम मेरे खाते में जमा करा देना, और अब बात को यहीं खत्म करो और अपने कमरे में जाओ। बेटा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे। ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। मैंने बड़ी कठिनाइयों से तुम्हें पाला है और ये रकम इकट्ठा की है। बेटा, मुझ पे रहम खा, मेरा सपना पूरा होने दे बेटा। बुढ़िया, मेरा दिमाग मत खा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कहते हुए अपनी माँ की बाह पकड़े अपने कमरे से बाहर धक्का दे देता है। पार्वती जी अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर बहुत रोती हैं। वे अपने पति की फोटो उठाती हैं और उससे लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोती हैं। आप क्यों अकेला छोड़ गए मुझे? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरा सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं? मेरी बहन ठीक ही कहती थी, मैं ही पागल थी। इसी सपने को लेकर अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब भगवान मेरी रक्षा करे या मुझे ऊपर बुला ले। भगवान, मुझसे अब सहन नहीं होता। वे रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो रात के 4 बज रहे थे। वे सोचती हैं कि नहीं नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। वे सुबह होने का इंतजार करती हैं। सुबह होते ही प्रवीण को फोन करती हैं और सारी बातें बता देती हैं, किंतु प्रवीण पूरी बात सुने बिना ही यह कहकर टाल देता है कि अंकुर ठीक ही तो कह रहा है, इस उम्र में अब क्या करोगी ये सब करके, और फोन पटक देता है। पार्वती जी को अपने दोनों बेटों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उनके दिल पर गहरा सदमा पहुंचता है। वे कुछ देर सोचती रहती हैं और बेटा बहू के जागने से पहले ही अपनी बहन के घर पहुंच जाती हैं और सारी बातें बता देती हैं। उनकी बहन और भांजा उन्हें सांत्वना देते हैं और पहले उन्हें नाश्ता पानी खिलाते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद पार्वती जी भांजे के साथ महिला सुरक्षा आयोग पहुंच जाती हैं। उधर बेटा और बहू जब जागते हैं तो उन्हें घर में ना पाकर चौंक जाते हैं। वे तुरंत ही ममता जी के घर जाते हैं, किंतु पार्वती जी वहां से पहले ही निकल चुकी थी। पार्वती जी महिला आयोग पहुंचती हैं और अपने साथ हुए अत्याचार की गुहार लगाती हैं। वहां उनके साथ हुए अत्याचार को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। महिला आयोग की कुछ महिला उनके साथ अपने अपने साथ लेकर उनके घर पहुंचती हैं। बेटा बहू पहले ही डरे हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने घर में माँ के साथ महिला आयोग की टीम को देखा तो सफेद पड़ गए। उन्होंने बेटा बहू को फटकार लगाई, जिससे पार्वती जी में और भी साहस आ जाता है। वे अंकुर की अलमारी से पासबुक और लेटर निकाल लेती हैं और कहती हैं, यह घर भी मेरे और मेरे पति का है। मेरे घर पर भी इनका कोई अधिकार नहीं है। मेरे दोनों बेटों को मैं अपने घर से बेदखल करना चाहती हूँ। महिला आयोग की टीम उनकी इस बात की भी सराहना करती है। उनके घर के पेपर्स तैयार किए जाते हैं और शहर वाला बेटे बहू को भी बुलाया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में 1 हफ्ता लग जाता है। प्रवीण और पिंकी भी घर पहुंच जाते हैं। उस 1 हफ्ते के बीच पार्वती जी अपने घर ना रहकर अपनी बहन के घर रह रही थी। उनका कहना था उनको अपने घर से निकाल कर ही वे अपने घर में प्रवेश करेंगी। अजय भी इन सब में उनका पूरा पूरा साथ देता है। बेटे बहुएं ममता जी के घर जाकर ही अपनी माँ से माफी मांगते हैं, लेकिन वे उन्हें माफ नहीं करती। तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज मुझे ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है
कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे, हमने तुम्हारे लिए क्या बुरा किया है? यही ना कि तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, तुम्हें जन्म देने की पीड़ा सही, फिर पति के जाने की पीड़ा सही, फिर तुम्हें अकेले पालने पोसने की पीड़ा सही। तुम अपनी माँ के बलिदानों को कैसे भूल गए? मैंने अकेली औरत ने तुम दोनों भाइयों को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, क्या यही सिन देखने के लिए? मैं चाहती तो तुम्हें मजदूरी पर भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दिन रात मेहनत करके बैंक और कंपनी में नौकरी लगवाई। क्या इसी दिन के लिए कि तुम अपनी माँ पर इतने अत्याचार करो? शिक्षित होकर भी तुम जाहिल के जाहिल ही निकले। मैंने अकेली ने तुम्हारे सारे सपने पूरे किए और तुम दो होकर मेरा एक सपना पूरा करना तो दूर, मेरे खुद की जमा रकम से मेरा सपना पूरा करने में भी बाधा डाल रहे हो। मुझसे उस सपने को छीनना चाहते हो? आगे बढ़कर जैसे ही दोनों भाइयों ने मम्मी कहा तो पार्वती जी ने एक एक थप्पड़ दोनों के गाल पर जड़ दिया। अंजलि और पिंकी ने भी अपने कान पकड़ लिए। दूर रहो मुझसे, ये मत समझना कि अब घर के लालच में तुम मुझे मना लोगे। तुम अब सब मेरे दिल से निकल चुके हो। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब मेरा फैसला अटल है। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अपनी माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर सब घबरा गए, क्योंकि एक नारी सब पर भारी जब अपनी पर आ जाए तो सब पर भारी पड़ जाती है। और फिर पार्वती जी के साथ महिला सुरक्षा आयोग भी थे, तो बस चुपचाप सब वहां से निकल रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा, रुको। सब बहुत खुश हो गए। शायद माँ ने अपना फैसला बदल लिया है। माँ आगे बढ़ी और खींच के 3-4 थप्पड़ अंजलि के गाल पर जड़ दिए। अंजलि चिल्ला उठी, ये काम अधूरा था, इसे पूरा किए बिना तुम सबको कैसे जाने देती मैं? पार्वती जी ने दांत भींचते हुए कहा। पार्वती जी का ऐसा गुस्सा देखकर सब लोग बुरी तरह से डर गए। अंजलि रोते हुए घर से बाहर निकल गई। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। पेपर्स वर्क भी पूरा हो चुका था, जिसमें पार्वती जी ने अपने दोनों बेटों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और 1-1 लाख की पेनल्टी अपनी मां पर किए गए अत्याचारों के कारण दोनों बेटों को देनी पड़ी, जिससे अब उनके पास 6 लाख की रकम हो चुकी थी। और अब बेटा बहू को उनके घर से निकालकर उनका घर भी खाली कर लिया था, जिसमें पार्वती देवी जी ने अपने भांजे अजय के साथ रहने लगी थी। वे अजय के साथ ही पेरिस जाना चाहती थी, तो दोनों ने अपने पेरिस जाने की प्रक्रिया को पूरी व्यवस्था के साथ किया। पूरे 1 महीने बाद पार्वती जी और अजय पेरिस के लिए निकल पड़े। आज मेरा सपना साकार होने जा रहा था। मेरे बचपन का सपना आज 62 साल में पूरा होने जा रहा था। मैं आसमान की उन ऊंचाइयों में हूँ। ये पार्वती जी हवाई जहाज में बैठे बैठे सोच रही थी। जब एफिल टावर के पास पहुंची तो उनकी आंखों में दुख और खुशी दोनों के आंसू थे। दुख इस बात का, ना जाने किस किस तरह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और खुशी इस बात की कि आज मेरा सपना साकार हो गया है। भगवान, तूने मेरा साथ दिया। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एफिल टावर को अपनी बूढ़ी आंखों से निहारती रही और खुश होती रही। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने छोटे हों या बड़े, बच्चे देखे या बूढ़े, उनको पूरा करने का हौसला इंसान को खुद ही जुटाना पड़ता है। सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, बस जब भी मौका मिले कर लो। बच्चों के सपने तो माँ बाप पूरे कर ही सकते हैं, लेकिन माँ बाप के सपने उन्हें खुद ही पूरे करने होते हैं। दोस्तों, पार्वती जी ने जो सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था, वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।